माय नेम इज़ गोपिका शर्मा। वेलकम टू प्रोग्रेस ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के चैप्टर 1 के बारे में, विच इज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। टुडेज टॉपिक इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं बेसिक्स की। क्या बेसिक्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या बेसिस हमें चाहिए होते हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को ऑनगोइंग रखने के लिए। तो ये सारे प्रोसेस पॉइंट्स हम इसके अंदर रखेंगे। इसका पहला पॉइंट है मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट। सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होती है कि हमें बिजनेस या प्रोफेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से शुरू करना है, वो हम इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद आ जाती है बात नेचर की, किस तरह का नेचर होता है हमारे काम करने में। इन तीनों चीज़ों के अंदर किस तरह का नेचर रहता है काम करने के लिए। उसके बाद क्वालिफिकेशंस, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं इन तीनों चीज़ों को करने के लिए। फिर आ जाती है कैपिटल, कितना मनी हमें इन्वेस्ट करना होता है, कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होता है इन तीनों के अंदर। उसके बाद आ जाती है रिस्क फैक्टर, कितना रिस्क रहता है इन तीनों के अंदर, कितना रिस्क हमें बियर करना पड़ता है एज अ बिजनेसमैन, एज अ प्रोफेशनल, एज अ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद बात आ जाती है रिवॉर्ड्स की, किस तरह का रिवॉर्ड और क्या रिवॉर्ड हमें मिलता है इन तीनों के अंदर। उसके बाद आ जाती है कोड ऑफ कंडक्ट, क्या रूल्स ऑफ कंडक्ट रहते हैं इनके अंदर हमें इन्हें करने के लिए, क्या हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। अब सबसे पहले हम अपना पहला पॉइंट ले लेते हैं मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट। इसमें हमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं। जब भी बिजनेस की बात आती है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ ऐसी होती हैं जिसे हमें फॉलो करना ही होता है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास अपनी बिजनेस को रजिस्टर्ड करना होता है, सर्टिफाइड कराना पड़ता है वहाँ रजिस्टर्ड करके। उसके बाद ही हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं, कुछ चीज़ें हमें सबमिट करनी होती हैं अपने बिजनेस से रिगार्डिंग, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन हमें करनी होती है। उसके बाद वो हमें परमिशन देते हैं कि आप अपना बिजनेस इस फील्ड में रन कर सकते हैं, हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। उसके बाद बात आ जाती है प्रोफेशन की। प्रोफेशन में जब हम आते हैं तब भी हमें कहीं ना कहीं एक मेंबरशिप लेनी होती है अपने उस प्रोफेशन में काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे एडवोकेट्स होते हैं, एडवोकेट्स का एक ग्रुप होता है जिसे हम बार काउंसिल कहते हैं, वो ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सारे एडवोकेट्स के लिए बनाती है। तो उसका मेंबर बनना बहुत ज़रूरी है किसी भी एडवोकेट के लिए, ताकि वो उन रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर ही अपना काम करे, और अगर उसे कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उस ग्रुप के पास जा सके और वो उन्हें उसे सॉल्व करने में हेल्प कर सके। तीसरी चीज़ आ जाती है एम्प्लॉयमेंट। जब भी हम जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी होती है हमें, सबसे पहली चीज़ हमें क्या मिलती है वहाँ पे, अपॉइंटमेंट लेटर, जिसके बेसिस पर ही हम अपना जॉब ज्वाइन करते हैं जाकर, जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि हमें क्या सैलरी मिलेगा और है ना, क्या टाइमिंग्स हैं हमारे, क्या हमारा वर्क प्रोफाइल है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं अपॉइंटमेंट लेटर में कि आज से हम अपना जॉब यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट पर। उसके बाद आ जाते हैं नेचर ऑफ वर्क पे। नेचर ऑफ वर्क में जब बात आती है बिजनेस की, तो वहाँ गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं एंड सर्विसेज रेंडर होती हैं। अगर हम कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, तो हम उसे प्रोड्यूस कर आगे अपने कस्टमर और कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। और अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम सर्विस रेंडर करते हैं अपने क्लाइंट्स को और कस्टमर्स को। उसके बाद बात आ जाती है सर्विस में। जब हम आते हैं सर्विस को, जब हम प्रोफेशन में लेके आते हैं, प्रोफेशन में भी हम सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ रेंडर कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे हैं, तो वहाँ भी हम
गुड्स नहीं, सिर्फ सर्विस दे रहे हैं। जैसे सीए है, वो अपने कंपनीज को या फिर अपने क्लाइंट्स को क्या देता है, अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देकर या अपनी चार्टेड अकाउंटेंट की जो उनका काम होता है, उनकी वर्किंग होती है, उसको उन्हें काम में लेने के लिए वो क्या कर रहा है, अपनी सर्विस रेंडर कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर वो किसी का टैक्सेशन का काम कर रहा है, या अगर किसी का रिटर्न भर रहा है, या फिर अगर किसी की ऑडिट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड कर रहा है, रेंडर कर रहा है। उसके बाद बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट पे। एम्प्लॉयमेंट पे भी क्या हो रहा है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। हमने अपना कुछ वर्किंग आवर्स अपनी कंपनी को दिए हैं कि हम सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक आपके यहाँ पर काम करेंगे या फिर अपनी सर्विस देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स के लिए हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उनके साथ कि हम आपको अपना काम करके देंगे, आपको सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद बात आ जाती है क्वालिफिकेशंस पे। जब बिजनेस की बात आती है तो ऐसा कोई फिक्स नंबर ऑफ क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड नहीं होती है बिजनेस शुरू करने के लिए। नो डाउट, अगर आपने डेफिनेटली, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपने कोई अच्छी डिग्री इसमें ली है बिजनेस में, या फिर आपकी जितनी भी एजुकेशन रही है अभी तक, या आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, आपने अगर एजुकेशन ली है तो डेफिनेटली आप बिजनेस को अच्छे से रन कर पाएंगे। और अगर नहीं भी ली है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो तो आप उसके बेसिस पे अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर पाए। बट ऐसा फिक्स मैंडेटरी नहीं होता है बिजनेस के अंदर कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी आप बिजनेस के अंदर एंटर कर सकते हो। इस तरह का कोई मैंडेटरी नहीं होता है बिजनेस के लिए। बात आ जाती है प्रोफेशन की, तो उसमें हमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है और एक्सपर्ट ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड होती है। उसके बेसिस पर ही हम अपनी सर्विसेज या कंसल्ट किसी भी और को रेंडर कर पाते हैं, दे पाते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हमें ऐसे ही तो मिल नहीं जाती है। अगर कोई सीए बनता है तो सबसे पहले एग्ज़ाम क्लियर करता है, बहुत सारी पढ़ाई करता है, उसके लिए इंटर्नशिप करता है, फिर इंटर्नशिप करने के बाद वो आगे जाकर अपने बाकी एग्ज़ाम्स देता है, उनको पास आउट करता है, उसके बाद उसे डिग्री मिलती है। उसके बाद भी उन्हें कहीं ना कहीं वापस पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब कुछ ना कुछ नया सीखते रहना होता है। वो एक तरह की एक्सपर्ट ट्रेनिंग उनकी ऑनगोइंग चल ही रही है, कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं वो। सेम चीज़ डॉक्टर के साथ होती है। डॉक्टर भी डायरेक्ट ऐसे डिग्री तो मिल नहीं जाती, पहले भी उन्हें बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सारे पेशेंट्स को देखना पड़ता है, बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। उसके बाद भी जब वो डॉक्टर बन जाते हैं तब भी वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हर पेशेंट उनके लिए नया है। वो कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ नया सोल्यूशन उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पर वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, अपनी अब तक की जो जर्नी रही है, अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, उसके बेसिस पे वो एक्सपर्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक, उसके बाद बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट पे। जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द जॉब पे। अगर जॉब का नेचर इस तरह का है कि वहाँ पर 12th पास की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो वो सफिशेंट है वहाँ के लिए। अगर कोई काम ऐसा है जहाँ मैनेजरियल पोस्ट है, वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर उसकी एलिजिबिलिटी रहेगी। तो वो डिपेंड करेगा किस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग ही क्वालिफिकेशन मेजर की जाएगी या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम रिस्क फैक्टर पे। रिस्क फैक्टर की जब बात होती है तो वो हर स्टेज पर हर जगह अलग अलग होता है। जब बिजनेस में होता है तो रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत हाई रहता है, क्योंकि हमारा बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट वहाँ पर लगा हुआ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद बात आ जाती है प्रोफेशन में रिस्क थोड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा रहता है। उसके बाद आ जाती है बात एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में लीस्ट रिस्क पर रहता है।
कुछ कैपिटल नहीं लगा हुआ होता है क्योंकि पर्सन का, तो इसलिए उसको ज़्यादा फिक्र करने की उसमें ज़रूरत नहीं होती। उसे सुबह काम पे जाना है, इवनिंग में अपना काम फिनिश ऑफ करके वापस आना है, उसके ऊपर इतनी रिस्क नहीं रहती, एम्प्लॉयर के ऊपर रहती है, क्योंकि वो एक बिजनेस रन कर रहा है, एक कंपनी रन कर रहा है, उसके ऊपर रिस्क हाई रहती है, बट एम्प्लॉय के ऊपर नहीं रहती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम कैपिटल पे। कैपिटल जो लगता है हमारे बिजनेस के अंदर, वो डिपेंड करता है साइज पे और नेचर ऑफ द बिजनेस पे। अगर बिजनेस का साइज बड़ा है और काम उतना वास्ट है तो डेफिनेटली हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर बिजनेस हमारा स्मॉल स्केल पर है तो उतना इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो डिपेंड करेगा आपके बिजनेस की साइज़ क्या है, आप किस तरह का काम कर रहे हैं, किस प्रोफाइल किस फील्ड में गए हैं आप, उस तरह के बेसिस पे ही आपका कैपिटल लगेगा। फिर आ जाते हैं हम प्रोफेशन में। प्रोफेशन में जो रिस्क होता है, प्रोफेशन में जो कैपिटल होता है वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड इसलिए होता है क्योंकि जब कैपिटल की बात आती है कि हमने जो प्रोफेशन में है उनमें एक फिक्स्ड सेटअप रिक्वायर्ड होता है, फिक्स सेटअप हमने लगा दिया, उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा अगर हम एक्सपैंड कर रहे हैं चीज़ों को तो ही हमें रिक्वायर्ड होगी कैपिटल की। बट अगर हम सीधा साधा सिंपल, अगर हम एक पेशेंट देख रहे हैं, एक डॉक्टर है, एक पेशेंट रोज़ नया पेशेंट आ रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा सेटअप की ज़रूरत नहीं है। एक टेबल कुर्सी और बेसिक चीज़ों के अलावा उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, स्टेथोस्कोप और एक छोटी सी लैब और नर्स से काम चल सकता है। बट अगर वो चीज़ों को एक्सपेंड कर रहा है, वहाँ वो ऑपरेट भी कर रहा है, पेशेंट को ग्लूकोज भी चढ़ा रहा है या इंजेक्शन भी लगा रहा है, और भी चीज़ें कर रहा है, तो डेफिनेटली उसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। या फिर अगर वो लग्जरियस फैसिलिटीज़ की तरफ जा रहा है उसमें, तो उसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी ज़्यादा, अदरवाइज लिमिटेड कैपिटल से उसका काम चल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो उसमें नो कैपिटल रिक्वायर्ड, कुछ मनी नहीं लगाना है उसमें, वो अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री है, उसे तो बस अपनी सैलरी आफ्टर मंथ में मिल जाएगी, बाकी उसे अपनी तरफ से उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो एम्प्लॉयर को करना है या फिर ओनर को करना है। उसके बाद बात आ जाती है रिवॉर्ड्स की। रिवॉर्ड्स हमें बिजनेस में किस फॉर्म में मिलते हैं? इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स हमें जब भी मिलते हैं तो वो कब मिलते हैं? जब हम अपनी अर्निंग से, अपने रेवेन्यू से कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर रहे होंगे। अगर हम बिलो द रेवेन्यू जा रहे हैं तो इट मीन्स हम क्या जा रहे हैं? लॉस में जा रहे हैं। अगर हम लॉस में जा रहे हैं तो अपन अपनी बिजनेस को ज़्यादा लंबे समय तक आगे नहीं ले जा पाएंगे। बट अगर हम ऑनगोइंग हमारा सही चल रहा है, हम सही प्रोसेस से काम कर रहे हैं, तो हम प्रॉफिटेबल बिजनेस करेंगे। सेम चीज़ आ जाती है प्रोफेशन के अंदर। जब प्रोफेशन के अंदर आदमी होता है तो वो क्या लेता है? एज अ रिवॉर्ड प्रोफेशनल फीस लेता है। अगर किसी लॉयर ने आपका केस लड़ा और वो केस जीत गए तो डेफिनेटली आप उन्हें क्या प्रोवाइड करेंगे? प्रोफेशनल फीस प्रोवाइड कराएंगे। या अगर आपने अपनी खुशी से भी उन्हें एडिशनल कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो भी प्रोफेशनल फीस ही कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आप एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप क्या मिलती है? सैलरी और वेजेस। जो सैलरी फिक्स नंबर ऑफ आवर्स और मंथली बेसिस पर मिल रही है, जो मंथली बेसिस पर मिल रही है एक एम्प्लॉय को, परमानेंट एम्प्लॉय को, वो क्या होती है? सैलरी होती है। और एक लेबर को अगर कुछ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स पर सैलरी डेली बेसिस पे जो मिल रही है वो क्या कहलाती है? वेजेस कहलाती है। तो वो उनका रिटर्न हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कोड ऑफ कंडक्ट पे। जब बात कोड ऑफ कंडक्ट की होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि कुछ रूल्स एंड कुछ पॉलिसीज फॉलो करनी है। बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे फिक्स नंबर ऑफ पॉलिसीज नहीं होती हैं, हर बिजनेस की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। ऐसा कोई फिक्स नंबर ऑफ रूल्स
एंड पॉलिसीज़ नहीं होती हैं। प्रोफेशनल कोड के अंदर होता है कि आपको जो कुछ प्रोफेशनल में अगर आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं तो आपको फॉलो करनी ही करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कभी डॉक्टर जब डॉक्टर बनते हैं या उन्हें डिग्री मिलती है तो उस टाइम उन्हें एक ओथ एक शपथ दिलाई जाती है कि अगर आपके पास कभी भी कोई पेशेंट आता है, चाहे वो किस भी कंडीशन में हो, चाहे वो इमरजेंसी में आए, चाहे वो आपकी फ़ीस अफोर्ड कर सकता हो या ना कर सकता हो, आपको उसे किसी भी हालत में मना नहीं करना है, आपको उसे अटेंड करना ही है। तो ये प्रोफेशन की तरफ से एक रूल हो गया उनका, जो उन्हें फॉलो करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आप लेट डाउन बाय एम्प्लॉयर। यहाँ पर क्या होता है कि डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर्स ने क्या सेट ऑफ रूल्स अपनी कंपनी में बनाए हुए हैं, उसके बेसिस पर यहाँ पॉलिसीज या रूल्स फॉलो होंगे। कुछ कंपनीज में अलग पॉलिसीज होती हैं, कुछ कंपनीज में अलग पॉलिसीज होती हैं, तो डिपेंड करेगा ये एम्प्लॉयर के ऊपर कि वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाना चाहता है, उसके बेसिस पर ही यहाँ पर काम किया जाएगा। तो ये तीनों डिफरेंसेस हो गए। इन तीनों डिफरेंसेस के बेसिस पर ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके बेसिस पर ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है और क्या आप चेंजेस कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ उसे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।